आज हम होल्डिंग कंपनी में जो 5 प्रिंसिपल्स फॉलो किए, जिससे हमारी एक बेसिक क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, जहां पे आपके पास एक से ज्यादा प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। अब उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक कंसेप्ट पकड़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस या एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। तो इंटर कंपनी, इंट्रा ग्रुप क्या चीज है, पहले ग्रुप के बारे में बात डिस्कस करते हैं, है क्या चीज है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद जो है इसकी एप्लीकेशन करते हैं। मान लीजिए कि एक माहीवाल है और एक सोहनी है, ठीक है। वो अलग अलग से रह रहे थे, लेकिन अभी अभी क्या हुआ कि उनकी शादी हो गई, ठीक है जी। अब उनकी जब मैरिज हो गई तो अब उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। एंड द रिलेशनशिप किसकी वजह से हुआ सर? मैरिज की वजह से हुआ। तो माहीवाल का स्टेटस अब हस्बैंड का हो गया और सोहनी हिज लवली वाइफ, ठीक है जी, उसका वाइफ का जो है वो स्टेटस हो गया। अब तो ये देखिए, ये हस्बैंड और ये वाइफ दोनों जो हैं वो दे आर नाउ मैरिड, जस्ट गॉट मैरिड, एंड द रिलेशनशिप इज क्रिएटेड बिटवीन माहीवाल एंड सोहनी एज ए रिलेशनशिप ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है जी। यहां पे आपको लग भी रहा है कि दोनों बहुत खुश हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि दोनों ने अप्लाई किया। अब दोनों जो हैं, एक दिन इसने 10,000 रुपए जो है, यानी कि माहीवाल यानी कि हस्बैंड ने वाइफ को 10,000 रुपए लोन दिया, उधार दिया। तो आई कैन से दैट द हस्बैंड लोन्ड ₹10,000 टू माहीवाल, लोन्ड ₹10,000 टू सोहनी, ठीक है जी। ये देखिए, सोहनी को 10,000 रुपए दी और सोहनी ने जो है वो माहीवाल को से 10,000 रुपए उधार लिए, राइट। सो इट मीन्स सोहनी ओड ₹10,000 फ्रॉम एम, यानी कि माहीवाल, ठीक है जी। तो क्या ये दोनों आपस में, जब ये छोटी सी ट्रांजैक्शन उन्होंने आपस में की, तो क्या सोहनी उसको अपने वहां पे लोन पेबल बोलेगी और ये जो है लोन रिसीवेबल बोलेगा इसको कि मैंने लोन लिया और ये लोन दिया? यही बात हम आज पहले डिस्कस करेंगे। तो एक मैरिज के बाद इसने इसको 10,000 रुपए दिए, इसने उससे 10,000 रुपए लिए, उधार दिए और ये उधार लिए, ठीक है जी। ओके, अब अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ें थोड़ा सा, तो देखिए यहां पे दे आर लिविंग हैप्पीली, यानी कि ये देखिए 10,000 रुपए उसने इसको दिए और ये दोनों जो हैं एक ही घर के अंदर रह रहे हैं। ये देखिए, दिस इज देयर हाउस, और हस्बैंड और वाइफ माहीवाल और सोहनी जब वो दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, तो हम इसको इंडिविजुअल न मान करके इसको क्या मानेंगे जी? ग्रुप मानेंगे, ठीक है जी। तो एक फैमिली को अब हम क्या मानेंगे? ग्रुप मानेंगे। पहले वो क्या थे? इंडिविजुअल थे। इंडिविजुअल के बाद उन्होंने शादी कर ली, शादी के बाद आपस में ट्रांजैक्शंस हुई, ट्रांजैक्शन होने के बाद, लेकिन हम अब देखिए वो एक घर में जब दोनों रह रहे हैं तो वो 10,000 रुपए चाहे इसके पास है चाहे इसके पास है, मुझे लगता है एक ही बात है। लेकिन अब हमें ये कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि दे हैव अप्लाइड फॉर बॉन्ड इन ए बैंक, बैंक में उन्होंने बॉन्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, राइट। अब इसका मतलब है कि अब वो जाकर के बैंक में जाते हैं। जब बैंक जाते हैं तो बैंक यहां पे कौन हुआ सर? यहां पे बैंक जो है वो थर्ड पार्टी हुई एक तरह से, यानी कि एक्सटर्नल हुआ, ये समझ लो आप। द पर्सन इज टू बी ट्रीटेड हियर एज एक्सटर्नल। किसके लिए सर एक्सटर्नल? माहीवाल और सोहनी के लिए नहीं, एज ए होल ग्रुप। अब दोनों जो हैं एक ही घर के छत के अंदर रह रहे हैं और अंडर एक रिलेशनशिप रह रहे हैं,
तो उस केस में हम दोनों को इस घर को एज ए यूनिट मान करके एज ए ग्रुप मानते हैं इसको। ठीक है, अब मान लीजिए वो बैंक में जा रहे हैं और बैंक में जाकर के उन्होंने अब इसको बैंक वाला जो है क्या माहीवाल को अलग से देखेगा, इसको अलग से देखेगा? नहीं, वो इसको एक हाउस होल्ड मिक्स मानेगा। उसको क्या लेना देना? बैंक इज नॉट इंटरेस्टेड, बैंक इज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो बैंक क्या बोल रहा है, बोथ आर कंबाइंड। बैंक इन दोनों के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हो रही है इसके बारे में वो चिंतित नहीं है और बैंक इसके लिए इंटरेस्टेड भी नहीं है। सो बैंक इज नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रांजैक्शन इन ईच अदर, राइट, हस्बैंड और वाइफ। अब अगर इसने 10,000 रुपए इसको दिए, ये इसको दिए, और तो बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं है, बैंक इज नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, बैंक का इंटरेस्ट कहां होगा? बैंक का इंटरेस्ट होगा अगर इस टोटल ग्रुप में से कुछ पैसा बाहर जाता है या उस घर के अंदर जाता है। ठीक है जी। अब घर मीन्स ग्रुप, और ये क्या है, इंडिविजुअल। इनके दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, नेवर बॉदर अबाउट है। इनका थर्ड पर्सन के लिए ये एक ही घर है, ये एक ग्रुप है। इन दोनों में से ये दोनों आपस में क्या ट्रांजैक्शन करते हैं इसका इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं करता। तो बैंक क्या कर रहा है? सर, बैंक कंसीडर दिस एज ए हाउस होल्ड मिक्स, बोथ आर कंबाइंड। ठीक है, बैंक इज नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रांजैक्शन इन ईच अदर। इसने इसको लोन दिया, इसने इससे लोन लिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये इसको लोन पेएबल नहीं लिखेगी, ना इसको ये लोन रिसीवेबल आपस में लिखेगी। ओके, सो इसलिए बैंक इज इंटरेस्टेड फॉर इनकम गोइंग इन हाउस और गोइंग आउट ऑफ द हाउस, उसके लिए वो इंटरेस्टेड। अब जैसे मान लीजिए बॉन्ड परचेज करने के लिए चाह रहे हैं, तो इस पूरे ग्रुप से, अब वो हस्बैंड से ले चाहे वाइफ से ले, दोनों से जो है वो अगर किससे पैसे लेने हैं, किसको बॉन्ड देने हैं, सो वट एवर इट, तो क्योंकि इन दोनों को उसने इंडिविजुअल मान करके क्या मान लिया, ग्रुप मान लिया। सर, अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो हस्बैंड एंड वाइफ एक रिलेशनशिप के अंदर दोनों एक ही घर में रह रहे हैं और वो उनके जो हाउस होल्ड जो है दिस इज टू बी ट्रीटेड एज अ ग्रुप, उनके लिए जो थर्ड पार्टी होगी, यानी कि वो जो एक्सटर्नल है, वो उसको कैसे देख रहा है, वो उसके साथ जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन एज ए यूनिट करता है इसके साथ। देखिए, सेम कंसेप्ट जो है हमारी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस में भी अप्लाई होगा, राइट। ये कैसे होगा सर? देखिए, अब देखो आपके सामने है ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। अब कंपनी बी ए को जो है आप महिवाल मान लीजिए, कंपनी बी को जो है आप सोहनी मान लीजिए, कंपनी ए को आप हस्बैंड मान लीजिए, कंपनी बी को जो है वो वाइफ मान लीजिए। यही होता है जी हमारी होल्डिंग कंपनी में, क्लियर। और ये देखिए, ये क्या है, एक घर में रह रहे हैं, तो एज ए ग्रुप, तो हाउस की जगह मैंने क्या लिख दिया, अब ग्रुप लिख दिया। तो ये क्या है, ग्रुप। आपस में इनकी क्या ट्रांजैक्शन हो रही है उससे हमें क्या लेना देना है। लेकिन इन कंपनी का रिलेशनशिप कैसे अराइज हुआ, वहां तो मैरिज हुई थी। सर, यहां पे जो है वो कंट्रोल का रिलेशनशिप कैसे होता है? देखो, कंट्रोल का रिलेशनशिप होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर कैपिटल को, शेयर्स को परचेज कर लेती है। इट मीन्स जब ये परचेज कर लेती है तो यहां जो रिलेशनशिप है वो कंट्रोल की वजह से क्रिएट हुआ। और कंट्रोल की वजह से क्या हुआ, बिकॉज दिस इज अ कंट्रोल फ्रॉम द रिलेशनशिप लाइक कपल। वहां वो कपल थे इसलिए कंट्रोल हुआ था, लेकिन यहां पे जो कपल वो कैसे बने, वो बने जब वो कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी के 50% से ज्यादा के शेयर परचेज करती है, इसलिए कंपनी ए होल्डिंग बन जाती है और ये सब्सिडरी बन जाती है। यहां भी दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है, लेकिन वो कंट्रोल का रिलेशनशिप है। और वो कैसे हुआ, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स को बाई कर लेती है। अब उसके साथ कौन आया जी, एक्सटर्नल। जैसे वहां बैंक था, यहां पे एक्सटर्नल में कौन हो सकते हैं सर, स्टेक होल्डर्स। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है जी। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो हैं एक्सटर्नल। ये इनको, अब बताओ, कंपनी ए और कंपनी बी को क्या अलग से देख रहा है? नहीं सर, इसको क्या देख रहा है, एज ए ग्रुप देख रहा है। तो अब ये एज ए ग्रुप देख रहा है, तो क्या होगा, जब वो इनके साथ कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो वो कंसीडर की जाएगी, और जो इनके साथ कंसीडर, जो इनकी आपस के में जो ट्रांजैक्शन है उसका इनसे क्या लेना देना,
जैसे वहां पे 10,000 रुपए उधार दिए, 10,000 रुपए उधार लिए, तो उसी तरह से कंपनी ए के द्वारा अगर कंपनी बी को 10,000 रुपए दे भी दिए और इसने उधार ले भी लिए, तो थर्ड पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। बस इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा ग्रुप। इंट्रा ग्रुप मीन्स विद इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर एक छोटा सा ग्रुप ये, एक छोटा सा ग्रुप ये, दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी जी बात? तो बताइए अब इनका दोनों का जो रोल है वो क्या है, एक हस्बैंड और वाइफ का रोल है। तो यहां पे जो ग्रुप है उसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि ये लोन रिसीवेबल है, ये लोन पेबल है। हाँ, यहां अगर ये कंपनी के द्वारा अब ये लोन पेबल है और लोन रिसीवेबल है अगर लिख भी दिया है कंपनी के द्वारा, तो इन दोनों को हम ट्रांजेक्शन्स जो है वो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स मानेंगे। तो इनको हम दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन है वो रिमूव करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो हमारी अकाउंटिंग को इन्फ्लेट ही करेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो फिगर्स हैं वो 2 बार काउंट हो जाएंगी, तो उससे हमारा जो है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन्फ्लेट होगी और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जब हमने एक ने क्या लिख दिया लोन रिसीवेबल, दूसरे ने लिख दिया लोन पेबल, वी हैव टू एलिमिनेट इट। क्यों करना है? बिकॉज इट वुड इन्फ्लेट द फिगर्स इन कंसोलिडेशन। सो ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनी ए एंड कंपनी बी बी रिमूव्ड करनी पड़ेगी आपस की जो ट्रांजेक्शन है, बिकॉज दिस इज ए ट्रांजेक्शन इन इटसेल्फ, अपने आप से ट्रांजेक्शन है, ना कि किसी दूसरे से ट्रांजेक्शन है। सो द प्रॉफिट अराइजेज बिटवीन कंपनी इज डीम्ड प्रॉफिट फ्रॉम आवरसेल्व्स। इन दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉफिट हो भी जाता है तो वो अपना ही प्रॉफिट है, ना कि दूसरे का प्रॉफिट ये माना जाएगा। इज द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट? तो ये कंसेप्ट आपको क्या बता रहा है, एक तरह से एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप की बात बता रहा है। तो थर्ड पार्टी के लिए ये दोनों के साथ बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है और वो कॉमन ट्रांजैक्शन है, तो उस कॉमन ट्रांजैक्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। इसी को हम बोलते हैं इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। और जब ये कंपनी और कंपनी बी आ गई तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया जी, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। जब एक ही ग्रुप में 2 कंपनीज हो और उन दोनों के बीच में कोई कॉमन ट्रांजैक्शंस हो रही हो, तो उन कॉमन ट्रांजैक्शंस को थर्ड पर्सन की नजर से उनके बीच के जो ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को कंसीडर नहीं किया जाता। और वो जो थर्ड पार्टी है वो इंटरेस्टेड होती है कि उस ग्रुप से में क्या इनकम गई या ग्रुप के अंदर क्या इन ग्रुप से क्या इनकम बाहर आई। तो इस तरह से थर्ड पार्टी इज इंटरेस्टेड फॉर द ट्रांजैक्शंस विद द थर्ड पार्टी, नॉट विद इन दैट। यहां तक अगर बात आपको क्लियर हो गई है तो इसको मैं कहीं देखिए, जब भी मैं आपको एक छोटा सा बताऊं कि जब भी आपको कोई प्रॉफिट अर्न करना होता है तो आप अपने आप से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक्सटर्नल पर्सन की जरूरत पड़ती है। मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, वो बहुत काम आएगी आपके कई बार। मान लीजिए कि ये मिस्टर ए थे और ये मिस्टर बी थे, ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि ये जो है ना, ये लड्डू बेचता है, ठीक है, और ये पेड़ा बेचता है, ठीक। और कभी कभी क्या करते हैं, जब भी जहां पे भी कहीं पे भी मेले लगते हैं वहां पे ये चले जाते हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये पूरा दोपहर हो गई और ये मिस्टर ए भी अपने लड्डू लेके चले गए और मिस्टर बी भी पेड़े लेकर के एक, मान लीजिए कि वो शिवरात्रि के मेले में चले गए, ठीक है जी, शिवरात्रि फेयर में चले गए। जब वो शिवरात्रि के मेले में वहां पे गए तो वहां देखा कि कोरोना की मार पड़ी है और बहुत सारे जो लोग हैं वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो उस केस में उनकी बेचारों की सेल नहीं हो रही थी। वो कहते यार ऐसे तो बहुत ज्यादा सेल होती थी कि इस बार जो है वो हालत खराब हो गई है। तो क्या हुआ कि कहते, और वो बेचारे दोपहर तक जो थक गए और उनके एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि कहते आज तो मेरा एक भी लड्डू और पकौड़ा और वो पेड़ा जो है वो नहीं बिका। तो इन द मीन टाइम क्या हो गया कि वहां पे एक मिस्टर एक्स वहां आए और एक्स जो है मिस्टर ए के पास गए और ए से कहा कि लाओ भाई, ये लो 1 रुपया और मुझे एक लड्डू दे दो।
अब उसने क्या किया कि ए ने 1 रुपए का लड्डू ले लिया और ये जाकर के एक्स को लड्डू दे दिया और एक्स ने लड्डू खा लिया। अब वो मिस्टर ए के पास क्या आ गया, 1 रुपया आ गया। जब 1 रुपया उसके पास आ गया, अब उसने क्या किया, अब उसने कहा, उसने देखा कि अरे अच्छा मेरी तो बोनी हो गई, बी की बोनी नहीं हुई, तो ऐसा करता हूं कि देख भाई कस्टमर का पता नहीं है, लेकिन एक काम कर, ये ले 1 रुपया और ला मुझे पेड़ा दे दे। और उसने उससे पेड़ा ले लिया, पेड़ा लेकर के खा लिया। अब क्या हो गया, इसका एक पेड़ा जो है वो बिक गया। अब उसने देखो यार, इसने मेरा पेड़ा खरीद लिया और इसने क्या किया कि फिर वो 1 रुपया लिया और मिस्टर ए को दे दिया। मिस्टर ए को दिया, कहता ला भी मैं भी तेरा लड्डू खा लेता हूं। और इस तरह से क्या हुआ, उसने एक लड्डू खा लिया, फिर उसने 1 रुपया इसको दे दिया, फिर उसने उसका पेड़ा खा लिया। इस तरह से लड्डू पेड़ा होता रहा। और शाम को होते होते जो है वो आपस में ही वो ट्रांजैक्शन करते रहे। तो इसके लड्डू खत्म हो गए, इसके पेड़े खत्म हो गए। दोनों बहुत खुश थे कि आज देखो मेरे सारे लड्डू मेरे खत्म हो गए, और कहता हाँ देखो मेरे सारे पेड़े खत्म हो गए। जब लास्ट में उसने देखा कि भाई देखो चलो देखते हैं सेल कितनी हुई, तो जब सेल देखी तो सेल तो सिर्फ कितनी थी, 1 रुपया थी। क्यों थी 1 रुपया? क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ सिर्फ ट्रांजैक्शन उनके पास साथ किसने की, मिस्टर एक्स ने की, जिससे उसको 1 रुपया हुआ। आपस में अगर वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे कोई भी इनकम नहीं होगी, उससे उसको इनकम कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब आपके सामने है। क्योंकि अल्टीमेटली तो इनकम कितनी हुई, 1 ही रुपए हुई, और वो 1 रुपए तभी होती है जब वो थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको जिंदगी भर क्या रखे कि हम अपने आप से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। क्लियर है जी? ओके, तो अब चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं कि जो हम कंसेप्ट फॉर सेम इज व्हेन द कंसेप्ट इज सेम फॉर एलिमिनेशन इमिलेटिंग द इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन। सो ये हमारी अकाउंटिंग साइट। तो यहां पे अब अगर हम आगे बढ़े तो ये मेरे पास आ गई होल्डिंग कंपनी और ये आ गई मेरी सब्सिडरी कंपनी। अब मैंने वो कंपनी ए और कंपनी बी को किस में कन्वर्ट कर दिया जी, होल्डिंग। क्योंकि अब ये हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप उनको मैरिज से आया था, ये होल्डिंग कंपनी इसलिए हुई क्योंकि उसने 50% से ज्यादा की होल्डिंग बाय कर ली है, और ये सब्सिडरी है क्योंकि इसकी शेयर होल्डिंग को उन्होंने बाय कर लिया। ठीक है, तो अब हमने देखा होल्डिंग और सब्सिडरी को हमने क्या किया, एक बॉक्स में डाल दिया, और इसी बॉक्स को हमने क्या बोल दिया, एज ए ग्रुप बोला जाएगा। तो इन दोनों के बीच में आपस में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो कॉमन ट्रांजैक्शन है, तो उस कॉमन ट्रांजैक्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसको हमने सबको क्या माना है, दिस इज टू बी कंसीडर्ड हियर एज ए ग्रुप, और ग्रुप को हमने क्या माना, सिंगल एंटिटी। अब जब तक वो थर्ड पार्टी नहीं आएगी तो थर्ड पर्सन जो है जब तक इनके साथ ट्रांजैक्शन करेगा उसके लिए इंटरेस्टेड होंगे। आपस में बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है उनको हम क्या कर देंगे सर, एलिमिनेट कर देंगे, उनको आपस में सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ एक इंस्टांसेस बताता हूं। पहला इंस्टांस मैं आपको जनरल एंट्री के साथ बताऊंगा, फिर आगे जो है वो मैं बिना जनरल एंट्री के बताऊंगा। ठीक है, सब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। कहता है लोन एडवांस्ड बाय द होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी एंड वाइस वर्सा। अब मान लीजिए कि लोन या एडवांस जो है होल्डिंग कंपनी को दिया, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को दिया, या उल्टा भी हो सकता है, सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को दिया। अब बताओ मुझे ये ट्रांजैक्शन क्या है सर, विद इन ट्रांजैक्शन। अगर विद इन ट्रांजैक्शन है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, चलिए आप देखते हैं। ये मान लो ये है सेपरेट बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, इसने क्या किया, लोन दिया सब्सिडरी कंपनी को, तो हम क्या लिखेंगे, लोन टू सब्सिडरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसके खाते से पैसे गए। अभी मैं आपको कॉमन एक जैसा पैसा ले रहा हूं, ठीक है। और जो सब्सिडरी कंपनी है उसको क्या हुआ, उसको पैसा आया, तो उसने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी से उसने लोन ले लिया 100 रुपए। तो जैसा हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो वैसे इन्होंने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया है। ओके, अगर लिख दिया है तो अब क्या होगा, तो देखिए ये एच लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये क्या लिखेगी, लोन टू सब्सिडरी कंपनी एज एन एसेट के, ठीक है, उसने लोन दिया है तो एसेट साइड लिखेगा। और अगर एस लिमिटेड देखें, सब्सिडरी लिमिटेड देखें, उसको बैंक क्या मिला है, लोन लिया है उसने, तो लाइबिलिटी अराइज हुई, तो ये लाइबिलिटी साइड में क्या होगा, लोन फ्रॉम एच लिमिटेड। मैं पुराना फॉर्मेट बता रहा हूं यहां क्योंकि आप कंसेप्ट क्लियर करना है।
ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स हैं। अब देखो यहां पे इधर इसने एसेट्स लिख दिया, इधर इसने लाइबिलिटीज लिख दी। अब अगर मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चला जाऊं तो वहां पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी वहां मैं क्या लिखूंगा सर, वहां मैं ऐसे लिखूंगा लोन्स टू एस, लोन्स फ्रॉम एच लिमिटेड। तो जब मैं इसका प्लस करूंगा तो ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। तो बताओ मेरी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी सर, इन्फ्लेट होगी। इसलिए हम इसको ऐसा नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर, इसको इलिमिनेट कर देंगे, आपस में कट कर देंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर यहाँ 100 है, यहां भी 100 ही है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी सर, हमारी एंट्री बन जाएगी लोन फ्रॉम होल्डिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू लोन टू सब्सिडरी कंपनी, बैंक से बैंक। जब ये एंट्री आ जाएगी तो क्या हो गया, लोन फ्रॉम होल्डिंग कंपनी क्रेडिट है, ये डेबिट हो गया, कट हो गया आपस में। और ये लोन टू सब्सिडरी है, क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो ये आपस में कट हो गया, खत्म हो गया यहां पे। अच्छा एक बात आपने ध्यान रखना, यहां मैंने जानबूझ करके अमाउंट क्या है सेम लिखा है। ये देखो लोन टू सब्सिडरी, अगर मान लो यहां पे 150 होता और ये 150 होता, फिर क्या होता, फिर सर हमारा जो छोटा अमाउंट होता है वो कट होता है। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, पर नेचुरली यहां पे लोन जो है, ये तो लोन तो 100 और 100 सेम ही होगा। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई फिगर होगी तो उस फिगर में हम उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करेंगे, जो मैं आपको आगे की प्रॉब्लम्स में बताऊंगा। पर आपको इतना कंसेप्ट मैंने इससे बताया कि इससे हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती हैं, सिर्फ इन्फ्लेट होती हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं होता। अगर ये यहां नहीं होगी तो 100 कम होगा, 100 कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उतने ही अमाउंट की होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है जी, बात यहां तक ओके। तो अगर आपको ये वाला कंसेप्ट अगर यहां क्लियर है तो आइए अब हम आपको दूसरे कंसेप्ट पे लेके चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज या इंटर कंपनी एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं उसको। ओके, तो बिल्स विच आर ड्रॉन बाय वन कंपनी एंड एक्सेप्टेड बाय अदर, जो कि आपने +1 लेवल पे बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होता है। तो बिल्स विच आर ड्रॉन बाय वन कंपनी एंड एक्सेप्टेड बाय अदर विद इन द ग्रुप आर शोन एज बिल्स रिसीवेबल in the asset side of the balance sheet of the drawer company and as bills payable in the liability side of the balance sheet of the accepted company। ठीक है जी, एक कंपनी जो है और एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉई होता है। ठीक है जी, ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, ये इसको एक्सेप्ट करता है और इसको वापस कर देता है, ये इसको बिल्स रिसीवेबल बोलता है, ये इसको बिल्स पेबल बोलता है। होता एक ही डॉक्यूमेंट है। ठीक है, नाम दो हैं, दो अलग हैं। ये आपका ड्रॉवर है, ठीक है जी, और ये आपका ड्रॉई है, राइट। These bill transactions are to be eliminated while preparing consolidated balance sheet। तो आपस के बीच में ट्रांजैक्शन है, तो चलिए हम एक बैलेंस शीट उठाते हैं, एक एक्सट्रैक्ट उठाते हैं बैलेंस शीट का। उसमें देखिए अब यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में मान लीजिए और एस लिमिटेड के 16,000 के यहां लिखे गए हैं। उसी तरह से एसेट्स में ये बिल्स रिसीवेबल लिखा है, ये 25,000 और 20,000 रुपए लिखा गया है। ठीक है, उसी के साथ आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगी, एडिशनल होगी कि बिल्स रिसीवेबल ऑफ एच लिमिटेड, ये जो एच लिमिटेड है, इंक्लूड ₹4,000 एक्सेप्टेड बाय एस लिमिटेड। इसमें वो है जिसमें 4,000 रुपए के जो है वो एस लिमिटेड ने उसको एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब 4,000 रुपए की जो ट्रांजेक्शन है वो क्या हुई सर, कॉमन ट्रांजेक्शन हुई। एक के लिए ट्रांजैक्शन जो है बिल्स रिसीवेबल है, दूसरे ने उसी को क्या लिखा है, बिल्स पेबल लिखा हुआ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके सर, इसको आप कैसे करेंगे, देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम 2 कॉलम बना लेंगे। ये 2 कॉलम बना लिए मैंने। तो पहले मैं उठाऊंगा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ये उठा लिया। एच लिमिटेड के कितने हैं सर, 18,000 रुपए, ये लो। एस लिमिटेड के कितने हैं, 16,000 रुपए, दोनों को मैंने लिख दिया 34,000 रुपए। अब म्यूचुअल एक्सेप्टेंस कितने की है सर, ये लिखा है 4,000 की, क्या है म्यूचुअल है, तो उसको मैं माइनस को 4,000 कर दूंगा। आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा, 30,000। सर अगर इधर माइनस किया तो दूसरी तरफ भी माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि उसने बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल मैंने कितना है, एच लिमिटेड कितना लिखा है 25,000 और एस लिमिटेड का कितना है 20,000, टोटल कितना हो गया 45,000। और म्यूचुअल एक्सेप्टेंस कितने की है 4,000 रुपए, तो इसको मैं क्या करूंगा माइनस, इस तरह से 41,000 रुपए लिख दूंगा। अब अगर मैं इसको ना करूं तो क्या होगा, मैं 34,000 रुपए, तो ये अब देखिए 30,000 हो गया, और यहां पे आपके पास जो है ये 34,000, यहां 30,000। नहीं तो इन्फ्लेट कर रहा था ना 4,000 से, ये किससे इन्फ्लेट कर रहा था, ये भी सर 4,000 से। तो ये जस्ट क्या करते हैं, 4,000 से सिर्फ इन्फ्लेट करते हैं और कुछ नहीं करते।
ठीक है जी बात। तो यहां पे आपके पास जो 34,000 45,000 बाहर अपीयर होने थे वो अब सिर्फ कितने हो गए 30,000 41,000। इस तरह से क्या है कि जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को जो मैं आपसे बता रहा था कि ये सिर्फ इन्फ्लेट करती हैं म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस, तो उन्हीं से को हम क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, जब हम उधार बेचते हैं आपस में ये ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। गुड्स ऑन क्रेडिट एक्चुअली डेटर्स एंड क्रेडिटर्स और इंटरकंपनी डेट्स होते हैं। सिंपल है, जब हम गुड्स बेचते हैं तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन आ जाती है, लेकिन क्या बेचते हैं उधार बेचते हैं ना हमारे पास, तो नेचुरली हमारे पास क्या आ जाता है नाम आ जाता है। नाम को हम क्या बोलते हैं डेटर्स, ठीक है जी, सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और जो परचेज करता है वो नेचुरली क्या परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सन्डरी क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक। आपने फर्स्ट ईयर में म्यूचुअल इंडेटनेस भी पढ़ा हुआ है। सो द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू परचेजेस एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, उधार, which occurs between the holding company and subsidiary company are shown as debtors in the asset side of the balance sheet of the company selling goods, जो बेच रही है, जो मैंने अभी आपको बताया, and creditors in the balance sheet of the company purchasing the goods, जो खरीद रही है, उधार खरीद रही है। So these transactions as debtors and creditors are eliminated at the time of preparing consolidated balance sheet. तो वहां पे अगर हम इनके बीच में कोई म्यूचुअल इंडेटनेस है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी से उधार खरीद लेता है और वो उधार बेच देता है, तो उस केस में हमारे पास डेटर्स और क्रेडिटर्स आते हैं। Thus, while preparing consolidated balance sheet, debtors of both companies will be added and creditors of both companies will also be added, and thereafter the intercompany amounts will be subtracted from debtors and creditors। फिर हम इसको दोनों में से लेस कर देंगे, ठीक है जी। तो सर ये करते कैसे हैं, हाँ प्रैक्टिकली हम इसको बात को समझते हैं फिर हम आपसे बात करते हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये इसका एक्सट्रैक्ट है, इधर एसेट साइड है, इधर ये मेरी लायबिलिटी साइड है। ओके, अब हुआ क्या कि मान लीजिए ये सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ये एच लिमिटेड के 30,000, एस लिमिटेड के 20,000, उसी तरह से एच लिमिटेड के 50,000, एस लिमिटेड के 40,000 यहां सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में दिखाए जा रहे हैं। अब यहां पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, क्या है कि सर सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड ₹5,000 ड्यू टू एच लिमिटेड। तो 5,000 रुपए के ऐसे सन्ड्री क्रेडिटर एस लिमिटेड के हैं जो कि एच लिमिटेड में वो डेटर्स हैं, यानी कि कॉमन ट्रांजेक्शन हुई। तो ये ट्रांजेक्शन तो हमें बिल्कुल सिंपली समझ आ रही है। सर आप जो आपने थ्योरी बताई उसको बताओ प्रैक्टिकली क्या करना है। देखिए अभी बताते हैं। अब हमने मान लो इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, अभी हमने एक्सट्रैक्ट एज एट, तो हम क्या करते हैं फटाफट से, सर सन्ड्री क्रेडिटर्स के एच लिमिटेड के ले लेते हैं, ठीक है 30,000 के ले लिए, एस के कितने ले लिए 20,000, और इसको क्या करते हैं प्लस 50,000, ठीक है। उस तरह से सन्ड्री डेटर्स का क्या करते हैं, एच लिमिटेड में हम 50,000 और एस लिमिटेड के हमारे पास 40,000 और ये हो गए 90,000 रुपए। आपके साथ हमने यही तो बात करी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, thus while preparing consolidated balance sheet, debtors of both companies will be added, and creditors of both the companies will also be added, and thereafter the intercompany amounts will be subtracted from debtors and creditors। अब यहां पे देखिए आपकी इंटरकंपनी क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड ₹5,000 ड्यू टू एच लिमिटेड, यानी कि डेटर एच के डेटर्स। ओके, तो देखो फिर अब हमने क्या लिख दिया, म्यूचुअल इंडेटनेस दोनों के लिए। अब ये थोड़ी बोलूंगा कि मैं हस्बैंड ने वाइफ को 10 रुपए दिए और वाइफ ने हस्बैंड को 15 रुपए दिए। बताओ कि अब एक 10 रुपए रिकॉर्ड कर रहा है, 15 रुपए रिकॉर्ड करेगा, ऐसा थोड़ी है। उसमें क्या होगा, जो 10 रुपए वाली ट्रांजेक्शन कॉमन ट्रांजेक्शन है वो कट हो जाएगी। तो म्यूचुअल इंडेटनेस कितनी की सर 5,000, तो 5,000 रुपए यहां से क्रेडिटर से लेस हो गए और 5,000 रुपए मेरे डेटर से लेस हो गए। अगर नहीं करता तो 50 प्लस 90 140 होता, ये 50,000 होता, ये 90,000 होता, इन्फ्लेट कर रहा होता। लेकिन यहां अब सिर्फ क्या हो गया, 5,000 रुपए माइनस हो गए तो 45,000, यहां 5,000 रुपए माइनस हो गए तो ये 85,000। बताओ इलिमिनेट होगी कॉमन ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सर ट्रांजेक्शन इज एलिमिनेटेड।
तो ये मैंने आपको कुछ एक ट्रांजेक्शन्स बताई जिसको कि क्या हम कर सकते हैं, इलिमिनेट कर लेते हैं। तो आइए अब हम जो हमने अभी तक कंसेप्ट पढ़ा इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं। सो लेट अस टेक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन लेते हैं तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी एग्जामिनेशन के लिए और कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अब कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सर, होल्डिंग कंपनी कॉमन ट्रांजैक्शंस। ओके, H Limited acquired 8,000 equity shares of S Limited on 31st March 2020, right? The following are the balance sheets of the two companies as at 31st of March 2021. Okay, अब क्या है जी, ये देखिए लाइबिलिटी साइड H Limited, S Limited, एसेट साइड H Limited, S Limited, इक्विटी शेयर्स इसके 20 लाख हैं, इसके 10 लाख हैं, जनरल रिजर्व 31/3/2020 को 4 लाख 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/3/2020 को जो है वो 1 लाख और 60,000 है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 का है 2 लाख और 80,000। यानी कि इसका मतलब ये आपके पास ओपनिंग आ जाएगा और ये इस साल का जो है अर्न आपने किया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख 1 लाख है, बिल्स पेबल 30,000 10,000 है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है 5 लाख 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी है 5 लाख 6 लाख, स्टॉक 1.5 लाख और 1 लाख का है, सन्ड्री डेटर्स हैं 1 लाख और 1,20,000 के, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एट कॉस्ट, ये आ गया जी इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, कितने की 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है इसने। देन बिल्स रिसीवेबल 80,000 10,000, कैश एंड बैंक जो है 5 लाख और 3,20,000, इसलिए टोटल इतना हो गया। अब इसके साथ जो है हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या बोलता है, बिल्स रिसीवेबल ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स रुपीज 10,000 एक्सेप्टेड बाई एस लिमिटेड। एच लिमिटेड में जो बिल्स रिसीवेबल हैं उसमें जो एस लिमिटेड के द्वारा जो एक्सेप्टेड है वो 10,000, यानी कि 10,000 रुपए के जो एच लिमिटेड में बी आर है वो एस लिमिटेड में बिल्स पेबल है। ठीक है, एक कॉमन ट्रांजेक्शन हुई। दूसरा, सन्ड्री डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स 50,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड। ओके, इसका मतलब है एच लिमिटेड में जो 50,000 के सन्ड्री डेटर्स हैं वो एस लिमिटेड के क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, वो हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सर कॉमन ट्रांजेक्शन हुई। ओके, तो सबसे पहले तो हम जब सॉल्व करते हैं तो उस केस में सबसे पहले आपको बताया था कि क्या देते हैं जी, डेट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो कब है सर, एक्वायर्ड ऑन 31/3/2020, ये देखो 31/3/2020, वाह। तो डेट ऑफ एक्विजिशन है 31 मार्च 2020। टाइम लाइन क्या है सर, टाइम लाइन है हमारी 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, और उसने जो है अक्वायर कब किया सर, 31 दिन, यानी कि एक दिन पहले किया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है वो खत्म हो गया, सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो क्या होगा सर, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। लो जी, प्रॉब्लम सिंपल हो गई आपके पास, कौन सा हो गया जी, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, क्योंकि ओपनिंग डेट और डेट ऑफ एक्विजिशन जो है एक तरह से दोनों एक ही डेट मान आ गई, दोनों डेट्स जो अलग नहीं है, और ये डेट ऑफ कंसोलिडेशन है। ठीक है, आ जाइए जो तो पहला दूसरा मेरे पास क्या आता है सर, शेयर होल्डिंग पैटर्न और मतलब कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सबसे पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखते हैं कि कितने का माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। तो देखो जी, शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं सर, 10,000 के हैं। 10,000 कैसे हैं, ये देखिए 100 रुपए का शेयर है, 10 लाख की शेयर कैपिटल है, तो 100 से अगर डिवाइड करूं तो मेरे पास शेयर कैपिटल कितनी आ गई सर, 10,000 की। तो शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हो गए, 10,000। शेयर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी सर, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ये देखिए एच लिमिटेड एक्वायर्ड 80,000 इक्विटी शेयर्स। ओके, तो शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी कितने हो गए जी, 8,000। तो कितने परसेंट हुए, 80%। कैसे आया सर, 8,000 डिवाइड बाय 10,000, आउटस्टैंडिंग में से उसने कितने मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया, 80%। आउटसाइडर का शेयर जिसको हम क्या बोलते हैं सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, वो कितने हुए, 2,000। अब 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 20%। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मेरा कितना है जी, 20% आउटसाइडर के पास है। दूसरा, अब सर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। हाँ, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट देखो, आपको हमने बताया था कि एक कॉलम आपने प्री एक्विजिशन का बनाना है, एक पोस्ट एक्विजिशन, लेकिन पोस्ट एक्विजिशन में 2 कॉलम बनाने हैं। हैबिट बना लो, चाहे दे रखा है चाहे नहीं दे रखा है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्या आ गया मेरा, डेट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है सर, 10 लाख की। क्लोजिंग में भी कितनी होगी, 10 लाख, अगर नहीं भी दी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ये देखिए जी, ये दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन में 60,000 है, और इस साल जो अर्न किया वो 80,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,40,000। ओके, तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 हो गया,
और लास्ट में कितना हो गया 1,40,000। इसका 80,000 रुपए इसी साल अर्न किया, तो वो सारा का सारा किसमें है, पोस्ट एक्विजिशन में आ जाएगा। ओके, जनरल रिजर्व देख लेते हैं। तो देखो जनरल रिजर्व 2 लाख रुपए की हैं हमारे पास। ओके, अगर 2 लाख रुपए की जनरल रिजर्व्स हैं तो ये देखिए अब हमारे पास जनरल रिजर्व्स आर ऑफ जनरल रिजर्व 2 लाख रुपीज। तो यहां पे हो गया 2 लाख रुपीज। टोटल हो गया मेरा 12,60,000 और ये हो गया 13,40,000। इन दोनों के बीच में जो ग्रोथ है वो कितनी है 80,000, और 80,000 किसकी वजह से है सर, प्रॉफिट की वजह से। इसलिए जनरल रिजर्व की वजह से कुछ नहीं है, तो ये नील हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हमने कहा था हैबिट डेवलप करो, चाहे हो चाहे ना। ओके, अब उसके बाद जो है क्योंकि 2 लाख ही है, यहां 2 लाख ही है, इसलिए यहां पे कोई इसका इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो अब टाइम एडजस्टमेंट, बिल्कुल टाइम एडजस्टमेंट यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा जो है वो क्या है, पोस्ट एक्विजिशन है, प्री की तरफ को हमारा कुछ भी नहीं है, इसलिए यहां से कोई माइनस नहीं होगा, यहां कोई प्लस नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो यही बैलेंस मेरे पास आ जाएगा। अगर यही बैलेंस आ जाएगा तो एच लिमिटेड का कितना है 80%, तो 12,60,000 का 80% हो गया मेरा 10,08,000। सर 20% जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो हो गया मेरा 2,52,000 रुपए। ओके, अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, P&L में जो 80% ऑफ 80,000 है वो 64,000 है, और जो 20% ऑफ 80,000 है वो 16,000 रुपीज हो गया। तो अगर मैं इसमें से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मैं आपके सामने कैलकुलेशन कर सकता हूं क्या, क्योंकि ये तो आगे बढ़ता ही नहीं है। तो चौथा आ गया मेरे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कौन सा हो गया, ये प्री एक्विजिशन 2,52,000 रुपए, और 6,000 रुपए जो है, ये 16,000 रुपए, सॉरी ये 16,000 जो है वो मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, ये देखिए यहाँ पे तो 2,52,000 और 16,000 जो आगे यहां भी लिख सकता हूं मैं, तो कितना हो गया 2,68,000, 2,68,000 रुपीज मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखिए ये लिख रही है, ये 10 लाख। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इन कंट्रोल में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख रुपए की है। वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, सर वो तो ये है कितनी 10,08,000, ठीक है 80% ये लिखा है 10,08,000, तो 10,08,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10,08,000 की है वो कितने में बाई करी, 10 लाख में बाई करी, तो कम किया, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ तो किस में डाल देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व कितना हो गया 8,000 रुपए। ओके, उसके बाद मेरी आ जाती है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ये ही हमारे नोट्स टू अकाउंट में भी चले जाते हैं, अगर नहीं है तो यहां से भी ले जा सकते हैं। अब देखिए हम जनरल रिजर्व 4 लाख रुपए के कहां से आए, ये देखो होल्डिंग कंपनी के जनरल रिजर्व, ये देखो 4 लाख, ये आपके नहीं आते क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चले जाते हैं। ओके, उसके बाद सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 1 लाख रुपए, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा 1 लाख रुपए, ये मेरे जनरल रिजर्व। अब उसके बाद जो प्रॉफिट है वो देखो, अब ये होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट है, बिल्कुल, तो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट कितने हो गए सर 2 लाख रुपए के हो गए। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितने हुए जी मेरे पास, ये देखो ये कितने हैं जी 64,000, ये मैंने कहां लिख दिए 64,000। टोटल कितना हो गया, इनका टोटल करूं तो मेरे पास आ गया 7,64,000। सर हमारे पास ये कैपिटल रिजर्व भी आए थे 8,000, हाँ बिल्कुल, ये 8,000 मेरे कैपिटल रिजर्व इसमें ऐड कर दिए, तो मेरे पास आ गए 7,72,000 रुपीज के कैपिटल रिजर्व मेरे पास आ गए। देखो जी अब कितना टाइम लगा, अब क्योंकि अब आप हैबिचुअल भी हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करी हैं और सब कुछ क्लियर है, तो इसलिए आपके पास अब आपको कोई परेशानी नहीं है। तो आज ये जो हम चलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है सर, इक्विटी एंड, पहला है मेरे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड, शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड कितनी 20 लाख, ये लो जी 20 लाख रुपीज की मेरे पास शेयर कैपिटल आ गई। रिजर्व एंड सरप्लस हमने नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 6, और ये देखो नोट्स टू अकाउंट नंबर 6 में हमने अभी कैलकुलेशन करी, कितने थे 7,72,000 रुपीज। क्लियर है जी कैसे आया 7,72,000। उसके बाद है माइनॉरिटी इंटरेस्ट है नोट्स टू अकाउंट नंबर 4, ये
ये आपके पास 2,52,000 प्लस 16,000 कितना था, 2,68,000। ये लो जी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी आ गया मेरा 2,68,000। ओके, उसके बाद आ जाइए आप सन्ड्री, उसके बाद है करंट लाइबिलिटीज। ओके, तो करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये यहां पे ये ले लेते हैं और ये मेरे यहां से ऐसे कर लेता हूं, ये यहां से दिख रहा है जी आपको। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर जो है 1,00,000 रुपए के, ये एच लिमिटेड के 1,00,000 रुपए के। उसके बाद एस लिमिटेड के कितने हुए, 1,00,000 रुपए के। टोटल कितना हो गया, 2,00,000 रुपए। उसमें क्या बोला था, उसने ये बोला था कि जो एच लिमिटेड के 50,000 सन्ड्री डेटर्स हैं वो एस लिमिटेड के 50,000 क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो कॉमन है, ये था ना जी आपके पास, ये कॉमन लिखा था 50,000। ओके, तो म्यूचुअल इंडेटनेस की 50,000 को हमने माइनस कर दिया, मेरे पास बाहर आ गए 1,50,000। उसके बाद आ जाओ बिल्स पेबल। देखो बिल्स पेबल कितने हैं सर, 30,000 रुपए एच लिमिटेड के हैं, 10,000 जो है वो एस लिमिटेड के हैं। टोटल मेरे 40,000 हो गए। हम दोनों के बीच में की कॉमन ट्रांजेक्शन, बिल्स रिसीवेबल एच लिमिटेड इंक्लूड्स भी 10,000 एक्सेप्टेड बाय एस लिमिटेड। तो उसके जो बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए 10,000 के क्या है, बिल्स पेबल है। ठीक है, तो कॉमन ट्रांजेक्शन को हमने क्या कर दिया सर, 10,000 को कॉमन ट्रांजेक्शन को माइनस कर दिया। इस तरह से मेरे पास आगे 30,000 रुपए। दोनों का टोटल किया मैंने 1,80,000 मेरे आउटर कॉलम में आ गए। हाँ जी बोलिए जी, अब कॉमन ट्रांजेक्शन को कैसे एलिमिनेट किया अब आप सीख चुके हैं। आ जाइए अब हम चलते हैं एसेट साइड में। ठीक है, हम एसेट साइड को थोड़ा इधर कर लेते हैं और ये हमारे पास यहाँ पे एसेट साइड दिखनी शुरू हो जाएगी। एसेट साइड में हमारे पास है सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। ओके, फिक्स्ड एसेट्स में मेरे पास टेंजिबल एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग है। एच लिमिटेड की 5,00,000 रुपए, सर 5,00,000 हमने लिख दी। एस लिमिटेड की 3,00,000, मैंने 3,00,000 रुपए लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर प्लांट एंड मशीनरी, एच लिमिटेड की 5,00,000 है, एस लिमिटेड की 6,00,000 रुपए है। सबका टोटल किया कितना हो गया, 19,00,000 रुपए, इसलिए मैंने यहाँ 19,00,000 रुपए ले गया। ठीक है, अदरवाइज मुझे नोट्स टू अकाउंट में बनाना पड़ना था, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आती, तो यहां समझ लीजिए, इसको आप चाहे नोट्स टू अकाउंट में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आती है हमारी करंट एसेट। करंट एसेट में मेरे स्टॉक कितना है सर, 1,50,000 का एच लिमिटेड का, और एस लिमिटेड का कितना है सर, 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का टोटल करके मेरे पास कितना आ गया, 2,50,000 रुपए। ओके, उसके बाद आ जाइए सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स देखिए अब हमारे पास हैं 1,00,000 के हैं और एस लिमिटेड के 1,20,000 हो गए, 2,20,000। म्यूचुअल इंडेटनेस, ये देखिए म्यूचुअल इंडेटनेस जो इसके क्रेडिटर्स थे वो एच लिमिटेड में, वो यहाँ पे हमने एच लिमिटेड के माइनस कर दिए। तो कॉमन ट्रांजेक्शन को जो वहां पे क्रेडिटर्स का पार्ट था, ये हमने डेटर में से माइनस कर दिए 50,000 के। इस तरह से क्या हुआ, 220 में से 50 चले गए, मेरे पास कितना आ गया, 170। लो अब आ जाओ बिल्स रिसीवेबल। सर बिल्स रिसीवेबल में क्या है, ये देखिए बिल्स रिसीवेबल 80,000 रुपए के बिल्स रिसीवेबल ये हैं, 10,000 के एस लिमिटेड के हैं। लेकिन ऊपर हमने जो है वो 10,000 की जो कॉमन ट्रांजेक्शन थी, जो एक के लिए बिल्स रिसीवेबल था, दूसरे के लिए बिल्स पेबल था, इसने बिल्स पेबल से माइनस कर दिया, तो इधर बिल्स रिसीवेबल से माइनस होगा। तो 80,000 प्लस 10, उसके बाद एस लिमिटेड के 10,000 हो गए, 90,000, और 90,000 में से मेरा 10,000 रुपए जो है वो कॉमन ट्रांजेक्शन का हुआ। कॉमन ट्रांजेक्शन को मैं उसमें से माइनस कर रहा हूं, माइनस करके जो मेरे पास 80,000 रुपए यहां बच गया। कैश एंड बैंक, ये देखो कैश एंड बैंक 5,00,000 ये है, 3,20,000, 5,00,000 ये है, 3,20,000, 5,00,000 ये है, 3,20,000 रुपए के ये है। तो इस तरह से मेरा टोटल कितना हो गया, 8,20,000। ग्रैंड टोटल, ये देखिए ग्रैंड टोटल मेरा 19, 2,50,000, 1,70,000, 80,000 रुपए और 8,20,000, 32,20,000। ये मेरे एसेट साइड का टोटल, और ये मेरी लाइबिलिटी साइड का टोटल जो है 32,20,000 रुपए जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से क्या है कि अब अगर मेरे पास कॉमन ट्रांजेक्शन्स आती हैं तो उसको मुझे कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने बताया कि ये जो सारी बातें हैं ना मेरी आपकी, ये जो वर्किंग्स हैं, ये वर्किंग्स आप नोट्स टू अकाउंट में भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखनी है तो यहीं पे आप इनका रेफरेंस देकर के कंसोलिडेट बैलेंस, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसी को आप नोट्स टू अकाउंट्स में शो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पे शो किया।
ठीक है जी। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये अब मेरे पास कैसे आए, ये 6 से ये 7 से आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और ये मैंने आपको कैलकुलेशन करी एक, ये देखो म्यूचुअल इंडेटनेस को मैंने यहां माइनस कर दिया, ये जो इसके क्रेडिटर्स हैं वो मैंने डेटर से माइनस किया, जो इसके बिल्स पेएबल हैं उसको मैंने बिल्स रिसीवेबल में से माइनस किया, माइनस करके जो बाकी बचा उसको हम बाहर ले गए। अगर दोनों जगह इसको ऐड करते तो सिर्फ मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को ये क्या करता, सिर्फ इन्फ्लेट करता और कुछ भी नहीं करता। ठीक है जी। तो ये था जी आज हमारा जो टॉपिक था, दैट वाज एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस या एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। तो जो हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो रिलेशनशिप्स, जो ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे इसने 10,000 उधार दिया, 10,000 उधार लिया, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे जब हम होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को एज ए ग्रुप यानी कि सिंगल एंटिटी जब हम इसको कंसीडर करते हैं।